क्या आप आईसीयू में काम करते हैं? क्या आप ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं? क्या आप कैजुअल्टी में काम करते हैं या कोई भी प्रकार की इमरजेंसी टीम के साथ आप काम करते हैं? तो एक चीज़ आपने हमेशा देखी होगी और उसे बहुत बार यूज़ भी किया होगा, और वो जो चीज़ है वो है एंडोट्रकियल ट्यूब। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एंडोट्रकियल ट्यूब के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, और साथ में ही एंडोट्रकियल ट्यूब में जो डिफरेंट मार्किंग्स होती है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में भी आज मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो यहाँ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंडोट्रकियल ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, और साथ ही हम देखने वाले हैं कि जो डिफरेंट मार्किंग्स ये ट्यूब्स पे है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन वो देखने के पहले हमें ये देखना जरूरी है कि ये जो ट्यूब है ये कौन से सब्सटेंस से बनी हुई है। मार्केट में जो ट्यूब्स अवेलेबल है वो जनरली 3 प्रकार की अवेलेबल होती है, और ये जो 3 प्रकार की जो ट्यूब्स है उसमें पहली है रबर ट्यूब, दूसरी है सिलिकॉन ट्यूब और तीसरी है ये पीवीसी ट्यूब। अब ये जो सिलिकॉन ट्यूब है ये बहुत महंगी होती है और ज़्यादातर हम उसे यूज़ नहीं करते, लेकिन ये ट्यूब का एक एडवांटेज ऐसा है कि यह ट्यूब हम स्टेरलाइज कर सकते हैं, इसीलिए ये ट्यूब रीयूजेबल भी है। अब जो रेड रबर ट्यूब्स है वो पहले बहुत यूज़ की जाती थी, लेकिन उसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस है कि आजकल वो ट्यूब हम यूज़ नहीं करते। तो जो ट्यूब हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो है पीवीसी ट्यूब, यानी पॉलीविनिल क्लोराइड, ये जो सब्सटेंस है उससे बनी हुई ट्यूब। अब ये जो पीवीसी ट्यूब है इसके कुछ रबर ट्यूब के ऊपर कुछ एडवांटेजेस है, तो ये एडवांटेज के बारे में हम देखेंगे। तो ये जो एडवांटेजेस है ये 5 प्रकार के मेनली। तो पहला जो एडवांटेज है वो है कि ये जो ट्यूब है ये सस्ती होती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप देखेंगे ये जो ट्यूब है ये ट्रांसपेरेंट है। इसके कारण जब भी इसमें कोई सिक्रीशन या कोई ब्लड के कारण अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हमें इजीली ये पहले ही दिख जाता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन हम दूर कर सकते हैं। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसके जो सरफेसेस है वो स्मूथ होते हैं, बाहर का भी सरफेस और अंदर का भी सरफेस। ये स्मूथ सरफेस के कारण जब भी हम इसमें से कोई सक्शन कैथेटर डालते हैं तो उसकी मूवमेंट भी इजी हो जाती है, ताकि हमें सक्शन करने में आसानी हो जाती है। चौथा इसका एडवांटेज है कि ये जो ट्यूब है ये इजीली किंक नहीं होती। अभी किंकिंग के कारण क्या होता है कि ये जो मूवमेंट है इसमें से जो गैस की जो मूवमेंट होती है वो इजीली नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन तैयार हो जाता है। अगर ये किंक ट्यूब इजीली नहीं हुई तो जो गैस की जो मूवमेंट है वो इजी हो जाती है। तो ये ट्यूब का एडवांटेज है, ये ट्यूब जो है ये इजीली किंक नहीं होती। और इसका 5वां जो एडवांटेज ये है उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिसिटी, यानी जब भी ये ट्यूब हम पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो बॉडी की जो गर्मी होती है वो गर्मी के कारण ये जो ट्यूब है ये सॉफ्ट हो जाती है, और पेशेंट की बॉडी की जो एनाटॉमी होती है वो एनाटॉमी का शेप ये ट्यूब ले लेती है, और इसलिए बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसको इंजरी नहीं होती, और इसमें से फिर गैस की जो मूवमेंट है वो भी अच्छी तरह से हो जाती है। तो दोस्तों, ये है मेन एडवांटेजेस ये पीवीसी ट्यूब के। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्यूब है इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, और साथ में ही इस पे जो मार्किंग्स है उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं एंडोट्रकियल ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी ये जो एंडोट्रकियल ट्यूब है ये कर्व्ड शेप की होती है। कोई भी जो सर्कल है उसका अगर सर्कमफरेंस हम देखेंगे तो उसके हिसाब से इसका शेप होता है। अब ये जो ट्यूब है उसका ये वाला जो एंड होता है उसे कहते हैं पेशेंट एंड, क्योंकि ये जो एंड है ये पेशेंट की बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पेशेंट एंड। और ये वाला जो एंड है इसे हम कहते हैं मशीन एंड, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी ऑक्सीजन सोर्स लगाते हैं, जैसे टीपीज, या फिर हम यहाँ पे अम्बू बैग भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम वेंटिलेटर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया पेशेंट एंड और ये हो गया इसका मशीन एंड। अभी हम पेशेंट एंड से आते आते देखेंगे कि इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं।
अब आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो पेशेंट एंड है, यहाँ की जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी तिरछी है, इसे हम कहते हैं बेवेल। अब ये जो बेवेल है इसे देने का रीज़न क्या है कि इससे जो है इंटुबेशन में आसानी हो जाती है, और जब भी हम इंटुबेट करते हैं पेशेंट को तो ये जो बेवेल है इसके कारण हमें जो लैरिंग्स है वो अच्छे से दिख जाता है। अब ये जो बेवेल है ये हम ट्यूब अगर ऐसे पकड़ेंगे कनकेव साइड ऊपर रख के, तो ये जो बेवेल है ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ। अब ये जो बेवेल लेफ्ट साइड में देने का रीज़न ये है कि जो लोग इंटुबेट करते हैं वो मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड रहते हैं, और फिर हम राइट हैंड से इंटुबेट करते हैं, और ये फिर बेवेल जो लेफ्ट साइड में दिया है उसके कारण लैरिंग्स दिखने में आसानी होती है, इसलिए जो बेवेल है ये लेफ्ट साइड में दिया रहता है। अभी आप देखेंगे कि ये बेवेल के बाजू में एक ओपनिंग दिया है, इसे कहते हैं मर्फीज आई। अब ये मर्फीज आई देने का रीज़न क्या है, समझो कोई भी कारण से अगर ये वाला ओपनिंग अगर ब्लॉक हो गया तो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये जो मर्फीज आई है ये फिर ये ओपनिंग का काम करेगा। मतलब यहाँ से फिर जो भी ऑक्सीजन है या जो भी एयर हमें पेशेंट को देनी है, वेंटिलेट करना है, वो ये मर्फीज आई से जाएगा। अगर मर्फीज आई प्रेजेंट है तो ऐसे वाली ट्यूब को मर्फी ट्यूब भी कहते हैं। कोई कोई जो ट्यूब्स है उसमें ये मर्फीज आई नहीं रहती, ऐसे वाली ट्यूब को फिर हम कहते हैं मैगिल्स ट्यूब। अभी ये जो मर्फीज आई है उसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये मर्फीज आई होने के कारण ये जो ट्यूब का जो कफ है ये थोड़ा हमें ऊपर इसको फिट करना पड़ता है। अगर ये मर्फीज आई नहीं होगा तो ये कफ थोड़ा सा हम नीचे भी फिट कर सकते थे। उससे होगा क्या कि कफ के नीचे जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मर्फीज आई के कारण, तो इसमें ऐसा चांस है कि जब भी हम पेशेंट को इंटुबेट करेंगे तो थोड़ा एंडोब्रोंकियल इंटुबेशन की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। एंडोब्रोंकियल इंटुबेशन मतलब राइट साइड का जो ब्रोंकस है उसमें अगर हमने बहुत डीप अगर ये ट्यूब डाल दी तो ये जो ट्यूब है ये राइट ब्रोंकस में जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो मर्फीज आई है इसका एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। मर्फीज आई का एडवांटेज ये है कि इससे हमें एक अल्टरनेट ओपनिंग मिल जाती है गैसेस के लिए, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो कफ है ये हमें ऊपर थोड़ा सा ऊपर फिट करना पड़ता है। फिर आते हैं हम एंडोट्रैकियल ट्यूब के कफ के ऊपर। अब ये जो है पूरी एक कफ की एक सिस्टम होती है। यह है एंडोट्रैकियल ट्यूब का कफ, ये है ट्यूब, और ये है पायलट बलून। और ये पायलट बलून को फिल करने के लिए यहाँ पे एक वॉल रहता है जिसमें एक स्प्रिंग रहती है। तो ये जो पूरी जो सिस्टम है ये कहते हैं इसे कफ इन्फ्लेशन सिस्टम। अगर ये कफ में हम एयर इन्फ्लेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब का कफ है ये फूल जाता है। अब ये जो एयर है हम ये कफ में ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ट्रैकियल इंजरी हो सकती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है। अब ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब का कफ है ये हमें क्यों चाहिए? पहले तो ये काम ऐसा करता है कि जो ट्यूब है वो अच्छे से ट्रकिया में फिट हो जाती है, इजीली बाहर नहीं निकल सकती। दूसरा ये है कि ये जो कफ है ये एक सील प्रोवाइड करता है ताकि जो एंडोट्रैकियल ट्यूब में से गैसेस जा रही है वो वापस ना आ सके, और साथ में ही जो सिक्रीशंस है पेशेंट के वो ट्रिकल होके लंग्स में ना जा सके। तो ये इंपॉर्टेंस है फिर कफ का। फिर ये जो है ये इसकी मेन बॉडी है, इसके अंदर जो है ट्यूब, ये जो इन्फ्लेशन ट्यूब है ये आगे यहाँ पूरे कफ तक कंटिन्यू होती है। फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो मशीन एंड है यहाँ पे एक कनेक्टर है। ये जो कनेक्टर है इसे हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो कनेक्टर है इसका ये वाला जो एंड है ये यूनिवर्सल है, ये 15 मिलीमीटर्स का होता है, और ये वाला जो एंड है ये जो ट्यूब है इसके हिसाब से ये चेंज होते रहता है ट्यूब के साइज के हिसाब से। मेरे पास एक इन्फेंट की भी ट्यूब है छोटी वाली, इसका जो कनेक्टर है ये आप देखेंगे कि ये ऊपर के जो डायमीटर है ये सेम है, क्योंकि ये अच्छे से कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कनेक्ट हो सके। और एक तीसरी भी ट्यूब है
ये छोटी है, इसका भी देखेंगे तो ये सेम है, लेकिन ये जो इधर का जो इसका एंड है ये ट्यूब के डायमीटर के हिसाब से ये चेंज होता है। तो ये हो गया इसका मशीन एंड और ये हो गया एंडोट्रकियल ट्यूब का स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं कि जो एंडोट्रकियल ट्यूब है इसमें अलग अलग कौन सी मार्किंग्स होती है। अब हम पेशेंट का जो एंड है वहीं से आगे आगे जाएंगे और देखेंगे एक एक मार्किंग के बारे में। तो पहला मार्कर हमें जो यहाँ पे दिखता है ब्लैक येलो जो लाइन है, इसे हम कहते हैं लैरिंजियल मार्कर या इसे हम लैरिंजियल लोकेटर भी कहते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस हमें इंटूबेशन के वक्त आता है। जब भी हम पेशेंट को इंटूबेट करते हैं तो ये जो लैरिंजियल मार्कर है ये जस्ट कॉर्ड के वहाँ तक आना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि अगर ये लैरिंजियल मार्कर नहीं रहता तो हमें पता नहीं रहता कि इंटूबेशन के वक्त हमें कहाँ पे रुकना चाहिए। ये ट्यूब अगर बहुत ज़्यादा अंदर चली गई तो एंडोब्रोंकियल इंटूबेशन भी हो सकता है, मतलब ये ट्यूब कोई एक ब्रोंकस में जा सकती है। तो जो एंडोब्रोंकियल इंटूबेशन है वो प्रिवेंट करने के लिए ये मार्कर दिया रहता है, ताकि हम समझ जाए कि बस यहाँ तक हमें ये ट्यूब अंदर डालनी है, इसके आगे नहीं डालनी। ऐसा मार्कर इन्फेंट ट्यूब में भी रहता है, अगर आपको दिखता होगा तो ये जो मार्कर है ये हर एक ट्यूब में ऐसा रहता है। अभी हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पोर्टेक्स लिखा हुआ है, ये जो है वो कंपनी का नाम है। अभी आगे का जो मार्किंग है वो है आईडी मतलब इंटरनल डायमीटर। यहाँ पे लिखा है एक आईडी 9.5, मतलब ये जो ट्यूब है इसका इंटरनल डायमीटर है 9.5 या 9.5 नंबर की ये ट्यूब है। अब आगे लिखा है सिंगल यूज, यानी ये जो ट्यूब है हमें एक बार ही यूज करनी है, हम इसे बार बार यूज नहीं कर सकते। अभी आगे लिखा है 12.7 OD, मतलब ये जो ट्यूब है उसका आउटर डायमीटर है 12.7। अब यहाँ पे जो है वो बड़े इसमें लिखा है 20। अभी 20 का मीनिंग है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पेशेंट एंड है यहाँ से जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। और आगे आगे फिर 21 सेंटीमीटर, 22, 24, 26 ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम ट्यूब पेशेंट के ट्रकिया में डालते हैं तो जो एंगल ऑफ माउथ है या जो कभी कभी हम नेजल इंटूबेशन करते हैं तो नोज के वहाँ पे कौन से मार्किंग पे ये ट्यूब होनी चाहिए, इसका एक कुछ हमें मेजरमेंट दिया गया है। तो इसके लिए ये मार्किंग दी गई है। इसका भी वही इम्पोर्टेंस है कि ये ट्यूब ज़्यादा अंदर ना चली जाए या बहुत ज़्यादा बाहर भी ना रह जाए। तो एग्जैक्ट पोजीशन में ये ट्यूब है कि नहीं वो समझने के लिए हमें ये मार्किंग दी गई है। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है ओरल नेजल, मतलब हम ये ओरल वे से भी डाल सकते हैं या नेजल मतलब नाक से भी ये ट्यूब हम डाल सकते हैं। फिर आगे यहाँ फिर से 9.5 लिखा है, मतलब ये जो है इसका इंटरनल डायमीटर है या हम रोज की भाषा में बोलते हैं कि ये 9.5 नंबर की ट्यूब है। अब ये जो एंडोट्रकियल ट्यूब का पायलट बलून है इस पे भी कुछ मार्किंग रहती है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे पोर्टेक्स लिखा है, साथ में ही वहाँ पे आईडी 9.5 लिखा है, मतलब ये जो एंडोट्रकियल ट्यूब है उसका डायमीटर यहाँ पे दिया है। ट्यूब का डायमीटर पायलट बलून पर देने का रीज़न यह है कि जब पेशेंट इंटूबेटेड रहता है तो ये ट्यूब अंदर रहती है और पायलट बलून को ही देखकर फिर हमें समझना पड़ता है कि पेशेंट को कौन से नंबर की ट्यूब डाली हुई है। साथ में यहाँ पे एक 30 करके ऐसा एक नंबर भी लिखा हुआ है। ये जो नंबर है उसे कहते हैं रेस्टिंग कफ डायमीटर, यानी हम नॉर्मल एयर इन्फ्लेट करने के बाद वो जो ट्यूब का जो कफ है उसका डायमीटर कितना होता है उसे कहते हैं रेस्टिंग कफ डायमीटर। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ट्यूब पे मार्किंग रहती है। आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर की पूरी एक लाइन है ट्यूब पे, ये जो है ये रेडियो ओपेक मार्कर है, मतलब ये जो एक्सरे है उसमें ये मार्कर हमें दिखता है। ये मार्कर देने का सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम ट्यूब डालते हैं और उसके बाद एक्सरे निकालते हैं तो ये ट्यूब की पोजीशन कैसी है हमें ये मार्कर से उसका थोड़ा सा अंदाज़ा आ सकता है।
तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और इस पे कौन सी इम्पोर्टेंट मार्किंग्स रहती है उसके बारे में भी आपको बताया। ये जो चीज़ें हैं इसका आपको आपकी पेशेंट के जो मैनेजमेंट है उसमें इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ये जानकारी का आप उपयोग अपनी पेशेंट की मैनेजमेंट में, साथ में ही उसकी जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसके मैनेजमेंट में आप करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए और ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन वो जो टॉपिक है वो अभी मैं सस्पेंस रखता हूँ, वो आपको अगले वीडियो में ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।